तो स्टार्ट करें। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपील के बारे में पढ़ रहे थे। आशा जी आप क्लास में हैं? सीआरपीसी चैप्टर नंबर 29 इससे रिलेटेड है, अपील से रिलेटेड है। कितने से कितने सेक्शन है इसमें? 372 से लेकर के 394 तक के सेक्शन को कवर करता है, जहां पर हमने काफी कुछ इसके अंदर करीबन 76 तक के सेक्शंस को कवर कर लिया, जहां पर हमने देखा कि भाई जनरल रूल क्या कहता है इसका, कि अपील कहां की जाएगी या नहीं की जाएगी। ठीक है ना? तो वो कह रहा है कि वैसे तो जनरल रूल ये है कि अपील किसी भी केस में जहां पर फाइनल डिसीजन किसी कोर्ट के द्वारा, क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है, वहां पर अपील नहीं होगी। लेकिन अदरवाइजली एक्सप्रेस, और अदरवाइजली एक्सप्रेस क्या है आपका चैप्टर नंबर 29। चैप्टर नंबर 29 के अंदर बार-बार बता रखा है कि अपील होगी और कहां पे होगी, किस होगी, उसके बारे में। फिर आपको 373 के बारे में पता चलता है, किसके बारे में, जहां पर सिक्योरिटी और गुड कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के बारे में सिक्योरिटी लेते हो, तो वहां पर आपके पास अपील का प्रावधान है कि अगर ऑर्डर सेक्शन नंबर 117 तो सीआरपीसी का आपको सिक्योरिटी का ऑर्डर देने की बात करता है, या 101 केस के अंदर जहां पर रिफ्यूज कर दी जाती है आपकी सिक्योरिटी, श्योरिटी या रिजेक्ट कर दी जाती है, तो उस केस में भी आप अपील कर सकते हो। तो उस अपील का प्रावधान कहां दे रखा है? ये कोर्ट ऑफ सेशन में की जाती है। इसी तरीके से 374 क्या कहता है? 374 कहता है कि जब भी किसी को सेंटेंस दी जाती है, कन्विक्ट किया जाता है किसी केस में, क्या कहा जाता है? कन्विक्शन दी जाती है। तो सेंटेंस सुना दी उसको कोर्ट के द्वारा। अब कोई भी कोर्ट अगर कोई सेंटेंस किसी पार्टी को सुनाती है, मतलब उसको सुनाएगी, तो जैसे उसने सेंटेंस सुना दी तो उसकी अपील कहां होगी? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में पूरी हायरार्की के बारे में पता रखा है। जैसे कि सबसे पहला हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट ने अगर किसी को सेंटेंस सुनाई तो उसकी अपील कहां जाएगी? उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर किसी को सेंटेंस सुनाई है तो उस केस में हाई कोर्ट में जाएगी। और अगर कोई छोटे लोअर कोर्ट्स है तो उन सब लोअर कोर्ट्स की जो अपील है वो कहां जाएंगी? सेशन कोर्ट में जाती है। जैसे एमएम हो गया आपका, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, या कोई और कोर्ट है, जैसे 325 के अंदर आपने कोई केस किया है, 325 में क्या बता रखा है? डीजीएम के पास जाता है ना केस आपका। उस केस में अगर कोई कन्विक्शन की है किसी कोर्ट के द्वारा, तो फिर ऐसे केस में क्या किया जा सकता है? आप अपील कहां करोगे? कोर्ट ऑफ सेशन में करोगे। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। फिर 375 जो है आपका सेक्शन, वो क्या बताता है? सेक्शन नंबर 375 जो है वो आपको बताता है कि भाई ये जो अपील है ये कब नहीं की जा सकती। इस तरह की जो अपील जो 374 में कह रखा है कि बार-बार कह रहा है कि अपील कर सकते हो, अपील कर सकते हो, लेकिन कह रहा है ऐसे केस जहां पर खुद अक्यूज प्ली करता है, अपनी गिल्टी को स्वीकार कर रहा है, तो फिर ऐसे केस में आप किसी भी प्रकार की कोई अपील नहीं कर सकते। क्लियर? तो 375 ने आपको ये बात बता दी। लेकिन ये कौन से केसेस में कह रहा है? कि जहां पर लीगलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, और एक्सटेंड की बात है, मतलब लीगलिटी का मतलब आउट ऑफ जुरिसडिक्शन जाकर के कोई आपको जजमेंट दे दिया, जितनी पनिशमेंट देनी थी उससे ज्यादा दे दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो ऐसे मैटर को अपील की जा सकती है। अगर कि आपने तो स्वीकार कर ली कि भाई मैं दोषी हूं, मेरे को सजा दी जाए। आपने कहा कि मैं चोर हूं, तो आपको चोर के अकॉर्डिंग तो सजा देनी चाहिए, लेकिन दी किसी और मजिस्ट्रेट ने, इसका जुरिसडिक्शन नहीं था, या ऐसा कुछ हुआ कि जहां पर 3 साल की जगह आप 4 साल की सजा दे रहा है, ऐसे केस में आप अपील कहां जाएगी? उससे ऊपर वाले में, और जाएगी किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। तो क्लियर है? फिर इसके बाद हमने देखा 376 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपसे इसके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। ये सेक्शन जो है किसके बारे में बता रहा है? पेटी ऑफेंसेस के बारे में बता रहा है, जो छोटे-मोटे मामूली तौर पर ऑफेंसेस होते हैं, उनके अंदर किसी हाई कोर्ट के द्वारा या किसी और कोर्ट जो भी लोअर कोर्ट बता रखे हैं आपके, उनके द्वारा अगर किसी को कन्विक्शन दी जाती है पेटी केसेस के, तो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट है, पर्टिकुलर सेंटेंस है। हाई कोर्ट है तो 6 महीने, कोर्ट ऑफ सेशन है तो 3 महीने, और उससे भी छोटी कोर्ट है तो वो सजा दे नहीं सकती। उस केस में फाइन लगता है, 100 रुपए देता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और कोई 100 रुपए से भी कम करता है। तो अगर ऐसी कोई भी सजा दे रखी है तो उन केसेस की भी अपील नहीं होगी।
लेकिन ये कह रहा है कि ऐसी अपील हो तो नहीं सकती, लेकिन अपील की जा सकती है अगर कि इसके अंदर कंबाइंड ऑफेंस करके और जो पनिशमेंट है वो ज्यादा हो जाए, तो की जा सकती है ना। लेकिन उसमें भी इसने क्या ग्राउंड दे दिया कि जो ये 3 ग्राउंड जो इसमें बता रखे हैं उनके आधार पर नहीं की जा सकती। 3 ग्राउंड कौन कौन से थे बताओ बताओ। 3 ग्राउंड थे, एक तो पीसिंग की और उसके लिए अगर सिक्योरिटी दी गई है। कन्विक्ट किसके लिए क्या है, आपने कोई पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट दी, कन्विक्शन हो गए आपको, दो सपोज करो 10 दिन की आपको कन्विक्शन करी कर दी। अब ये कन्विक्शन 10 दिन की थी, इसके अलावा आपके ऊपर 200 रुपए का फाइन लगा दिया, लेकिन आपसे बॉन्ड भी भरवाया गया क्योंकि आप खतरा हो समाज के लिए। तो ये बॉन्ड का जो पैसा लगाया आपको अलग से लिया उन्होंने, और ये बॉन्ड का सपोज करो 2000 रुपए ले लिए, तो आप फिर उसके लिए अपील, क्योंकि वो एक्स्ट्रा में लिया गया है कुछ और चीज सरकमस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के लिए अगर सपोज करो आपने कोई सेंटेंस आपको दी गई है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको ऊपर फाइन भी लगाया गया, पता नहीं होता, अब फाइन नहीं चुकाया तो फाइन के ऊपर तो पैसा लगता है ना अलग से, और तो आप कहते हो वो एक्स्ट्रा कैसे हो गया, एक्सीड करके आप कहोगे अपील करूंगा, नहीं कर सकते। और तीसरा केस है आपके सामने कि जहां पर एक से ज्यादा सेंटेंस, अभी ऊपर क्या लिखा उसने कि जहां पर कंबाइंड हो जाए और उसी कंबाइंड ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड हो जाए, तो उसमें बता रखी है उससे, तब तो आप अपील कर सकते थे। लेकिन कंबाइंड ऑफेंस तो हुआ, लेकिन उसका पनिशमेंट जो है एक्सटेंड नहीं हुआ, उसी के अंदर शामिल रह गया। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल बताया कि सपोज करो 10 रुपए का फाइन लगाया, कंबाइंड ऑफेंस चारों का 10-10 रुपए बना, तो कितना बना 40 रुपीज। जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है आपके, उसके पास कितना पैसा कितना लगा सकता है वो फाइन, 100 रुपए तक का लगा सकता है। तो क्या ये पावर जो है 100 रुपए तक की 40 में ही रहेगी ना, क्या अपील कर सकते हैं ऐसे केस में? तो ऐसे केस में अपील नहीं हो सकती। ये बात क्लियर थी अपनी। फिर इसके बाद हमने देखा सेक्शन नंबर 377, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन के बारे में समझिए। सेक्शन नंबर 377 के ऊपर आप अंडरलाइन कर लीजिए, चाहो तो स्टार लगा लो उसके ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 377 और 378 ये दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट। 378 ये दो सेक्शन क्या कहते हैं? 370 मनीषा जी आप 377 नंबर का सेक्शन निकाल लीजिए। ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक बात करता है जहां पर कोई सेंटेंस किसी को सुनाई गई है, ठीक है, लेकिन वो सेंटेंस जो सुनाई गई है ना, सेंटेंस किसको सुनाई जाएगी बताओ, क्यों उसको सुनाई जाएगी? अब क्यों उसको जो सेंटेंस सुनाई गई है वो उसके खिलाफ अपील की गई है, तो अपील कौन करेगा? दूसरा पक्ष करेगा कि करेगा? मतलब विक्टिम पार्टी की तरफ से, विक्टिम पार्टी की तरफ से कौन लड़ता है केस? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के, लेकिन नहीं होते। यही सेम सिस्टम होता है। तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? अपील करेगा। सेंटेंस तो थी, लेकिन सेंटेंस कैसी थी उसकी? कम थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो सजा दिलवाएगा ना उसे, इसका मतलब वो अपील जब कर रहा है तो सेंटेंस उसे कम मिली। देखो इसके अंदर दो तीन शब्दों को अंडरलाइन करें। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में लिखा हुआ है शब्द को अंडरलाइन करें, दूसरा डायरेक्ट को अंडरलाइन करें। अब स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा जाएगी, वो किसको डायरेक्ट करेगी? रिप्रेजेंटेटिव कौन है स्टेट गवर्नमेंट का? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो वो करेगा, उसको डायरेक्ट करेगी कि भाई ऐसा करो, तुम अपील कर दो। और किस ग्राउंड पे करवा रहा है? इनएडिक्वेसी की एक्सक्यूज कि जो सेंटेंस दी गई है उस व्यक्ति को वो इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, अनुचित है, उसको इतनी कम टू दी गई। क्लियर? और ये अपील कहां पर करवाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। अगर सपोज करो ये सेंटेंस किसके द्वारा दी गई हो? किसी अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई हो, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन में तब जाएगी वो अपील जबकि वो लोअर कोर्ट होगा। तो भाई कोर्ट ऑफ सेशन जो छोटा कोर्ट होगा उसने सेंटेंस दिया किसी तरीके की, तो उस केस में कोर्ट ऑफ सेशन में तो जाएगी उसकी अपील। और अगर सपोज करो वो हाई कोर्ट में अपील कर रहा है, तो हाई कोर्ट से जितने भी नीचे वाले हो गए कोर्ट, उन्होंने कोई सेंटेंस दिए तो उन्होंने एडिक्वेट इनएडिक्वेट सेंटेंस दिए, तो उस केस में हाई कोर्ट में करेगा ना अपील। तो हाई कोर्ट से निचले कोर्ट कौन से होते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन हो गया आपका, और कोई अदर कोर्ट हो गए, कोई स्पेशल एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो सब की कह रहा है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इफ द सेंटेंस इज पास्ड बाय एनी अदर कोर्ट,
एनी अदर कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन आ गया कि नहीं आ गया? हाई कोर्ट के अलावा जितने भी कोर्ट होंगे उन्होंने कोई अगर सेंटेंस पास करी है और वो इनएडिक्वेट है तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगी, भाई साहब अपील कर दो आप, हम देख लेंगे जो सभी होगी। क्लियर? तो आपने क्या देखा, अभी कोर्ट ऑफ सेशन में अपील हो रही है और दूसरा हाई कोर्ट में, लेकिन किस ग्राउंड पे हो रही है? इनएडिक्वेसी। क्लियर? अब ये तो कौन सा मामला था? सबसेक्शन 1 जो है स्टेट के रिगार्डिंग बात करता है, और स्टेट के रिगार्डिंग कब बात की जाती है? जब स्टेट विद इन स्टेट कोई मामला हुआ हो। बताओ, स्टेट गवर्नमेंट तो तभी पावर में आएगी ना। लेकिन सबसेक्शन नंबर 2 जो है क्या कहता है उसके बारे में समझिए। यहां पर आपको ऊपर पढ़ने के लिए मिलेगा, सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ था सील एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन नंबर 2। जो सबसेक्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है उसको ध्यान ना देते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए ही स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो ऐसा डायरेक्शन दे सकती थी पीपीपी। लेकिन अगर सपोज करो किसी सेंट्रल एक्ट के तहत, किसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन के तहत या कोई अलग तरीके की इन्वेस्टिगेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा है, इन्वेस्टिगेशन कौन करती है? एजेंसी करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो डील कौन करेगा? अब सपोज करो उस व्यक्ति को सेंटेंस अगर किसने दी, ऐसे व्यक्ति को जिसने ऑफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ किया है या उनकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो उसका केस कौन लड़वाएगी? तो गवर्नमेंट लड़वाएगी। जब उन्होंने लड़वाया उस केस को, प्रेजेंट किया उस केस को, तो वहां पर सेंटेंस उसको कम दी, किसको? यूज को। तो फिर वो क्या कर सकते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेंगे, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डायरेक्ट, किसको करेगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? अदर देन दिस कोड। इस कोड के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है उसकी, वो किसी अन्य किसी एक्ट के अंतर्गत हुई है जो सेंट्रल एक्ट से गवर्न होता हो। तो फिर ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कहेगी भाई इनएडिक्वेसी है और क्या करो आप? अपील फाइल। तो सेम वही है, कोई भी मजिस्ट्रेट ने सेंटेंस सुनाई है और वो इनएडिक्वेट लगी तो उस केस में कोर्ट ऑफ सेशन में, और हाई कोर्ट में कब जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन में करेगी। क्लियर? फिर सबसेक्शन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। सबसेक्शन नंबर 3 कह रहा है कि सपोज करो अगर यही, देखो अंडरलाइन करें, इनएडिक्वेसी सबसेक्शन नंबर 3, अगर ये अपील फाइल कर भी दी जाती है तो उस केस में इनहेंसमेंट सेंटेंस नहीं की जा सकती। आप क्या कर रहे थे? आप अपील क्यों कर रहे थे कि सजा जो है वो कम है, लेकिन आप चाहते हो बढ़े, तो बढ़ सकती है कि डायरेक्ट? नहीं बढ़ेगी जब तक कि अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे। तो वो आप उस अक्यूज को तो पहले दोगे, उससे कहोगे बताओ तुम्हें सजा क्यों नहीं दी जाए, क्वेश्चन करोगे नहीं करोगे? वो अपनी तरफ से डिफेंस लाएगा कि साहब मेरे को इसलिए नहीं देनी चाहिए। तो फिर ऐसे केस में अगर उसके डिफेंस अच्छे रहे तो क्या पता उसे छोड़ ही दे, एक्विटी कर दे, सजा सकता ही नहीं कर सकता। और दूसरा अगर चाहे तो फिर उसको इनहेंसमेंट पनिशमेंट भी दे सकता। क्लियर? यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं इनहेंस, नॉट इनहेंस द सेंटेंस इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी, और दूसरा है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा, फिर उसके बाद ही ऐसा कर सकता है। और अंडरलाइन कर ले कि अक्यूज में प्लीड, अक्यूज अगर प्ली कर देता है इस बात के बारे में, फिर वहां पर वो क्या कर सकता है? अपने एक्विटल की भी बेगुनाही की सबूत, जब केस दोबारा हेल्ड किया जा रहा है उस केस में अपनी बेगुनाही की सबूत भी दे सकता है, दोबारा सजा की कर सकता है। बस ये चीज इसके अंदर है, तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो स्टेट के रिगार्डिंग ये बात करनी है उन्होंने, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिगार्डिंग, इसलिए इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो ये कौन सा सेक्शन है आपका? 377। अब देखिए 378 क्या कहता है इसके लिए। अभी आपने क्या देखा कि जहां पर सेंटेंस जो है क्या हुई थी, उसके अगेंस्ट अपील की गई, कम दी थी। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि सपोज करो उस पर्सन को एक्विटल ही कर दिया गया, किसको एक्विटल किया जाएगा? उसके बारे में बात होगी। अक्यूज को जहां पर क्या कर दिया गया हो? एक्विटल कर दिया हो, किसी केस में बरी कर दिया हो, छोड़ दिया गया हो किसी कोर्ट के द्वारा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अपील इन केस ऑफ एक्विटल। एक्विटल के केस में अब आप क्या करोगे? आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि ऐसे छोड़ दिया, अरे इसने तो अपराध किया है, इसको आप कैसे छोड़ सकते हो? तो आपने क्या कर दी? उसके खिलाफ अपील कर दी, ऐसे डिसीजन के खिलाफ जो किसी कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर जो अपील करने वाला व्यक्ति होगा तो कौन कौन हो सकते हैं और किसके पास अपील जाएगी? इसमें
तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है, कह रहा है कि सबसेक्शन 2 में जो बात दे रखी है उसको ध्यान में रखते हुए और सबसेक्शन 3 और 5 को प्रोविजन को इस सेक्शन 2 पर लागू करते हैं। तो 3 और 5 में क्या दे रखी है इसी बात? तो 3 और 5 कहता है कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो कोर्ट के पास अपील जा रही है उसकी परमिशन लोगे, बिना परमिशन के आप अपील लगा सकते हो किसी कोर्ट में। दूसरा कहता है कि टाइम पीरियड का भी ध्यान रखोगे जब भी ऐसी कोई अपील करोगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर ये क्या कहता है, देखिए सबसे पहला एक पॉइंट देखिए, ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा है। आपने भी स्टेट लेवल पे डायरेक्ट देखा ना। अब कह रहा है कि भाई इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी ये काम करने के लिए कह सकते हो। तो ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो वो भी डायरेक्ट कर सकता है, वो भी तो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस तरीके से डायरेक्शन दे सकता है इस बात के लिए कि भाई अपील प्रेजेंट करो कोर्ट ऑफ सेशन में, क्योंकि किसी अदर मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन में अपील किसकी जाएगी। लागू कौन सा सेक्शन होता है हमेशा ऐसी चीजों पे, 374, उसी में तो बता रखा है एक अलग तरीके का पूरा का पूरा। तो अपील इसके पास इसमें कैसे बता रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसके पास किन किन लोगों की, किन मजिस्ट्रेट्स की अपील जाती है, रखा ना। तो उसके अकॉर्डिंग जाएगी। तो इसलिए इसने कह दिया कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर दो फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल आज बाय द मजिस्ट्रेट इन एनी कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑफेंस कैसा था, दूसरा तो था कॉग्निजेबल मतलब संगीन अपराध था, और उसके अंदर बेल भी नहीं हो सकती थी। ऐसा कोई संगीन अपराध के अंदर उसको एक्विटल कैसे कर दिया कोर्ट ने, उसके लिए अपील फाइल करवा रहा है कौन, डायरेक्शन किसको दिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो ये इसके पास भी डिस्क्रिप्शन है अगर चाहे तो ऐसा। अब ऐसा ही केस में अब देखो स्टेट गवर्नमेंट का रोल भी दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है अगर चाहे। उसके लिए क्या बताया उन्होंने, ये कह रहा है कि मे डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। भाई मेन तो वकील यही काम करते हैं ना, रिप्रेजेंट तो पीपी करता है हर काम में, तो स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो पीपी को कह सकती है। किस केस में कह सकती है, अगर कि हाई कोर्ट उस केस को सुन, किसमें अपील करवाएगा, अपील करवाएगा हाई कोर्ट के अंदर। भाई आपने भी क्या देखा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हुई नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो सेशन कोर्ट ऑफ सेशन के पास चलेगा, लेकिन अगर हाई कोर्ट में अपील करवानी हो तो हाई कोर्ट में अपील करवानी तो वहां पे स्टेट लेवल का चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट खुद कर देगी हाई कोर्ट में अपील करो। किस बात के लिए, तो क्या लिखा हुआ है, अगर कोई ऑर्डर दिया गया हो किसी अन्य किसी कोर्ट में, मतलब इससे छोटा कोर्ट होना चाहिए हाई कोर्ट से, अभी तो आप हाई कोर्ट में अपील जाएगी उसकी, लेकिन क्या हाई कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में जाएगी क्या, ये चीज ध्यान रखिए। और ये इसलिए लिखा हुआ है वहां पे अदर देन हाई कोर्ट, क्या लिखा हुआ है देखिए, कोई ओरिजिनल और अपीलेट ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, बात समझ आई। तो किसी हाई कोर्ट से अलावा कोई कोर्ट है तो उस कोर्ट के द्वारा कोई सेंटेंस अगर किसी को दी गई है और उस कन्विक्शन में क्या कर दिया, उसको एक्विटल कर दिया हो, ऐसे केस में जब कन्विक्शन कर रहा था या कोई सजा ट्रायल कर रहा था तो उसने क्या कर दिया, उस केस में उसे एक्विटल कर दिया। तो जैसे एक्विटल करा तो फिर उस स्टेट गवर्नमेंट को पता चला तो उसने पीपी को कहा कि भाई अपील फाइल करो, ऐसे केसेस हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, नॉट बीइंग अ ऑर्डर अंडर क्लॉज ए, क्योंकि दोनों एक जैसी चीज हो गई नहीं, क्लॉज ए में जो बात बता रखी है और यहाँ पर बात बता रखी है सिमिलर ही तो हुई वो एक तरीके से देखी जाए तो, बस एक हाई कोर्ट का लेवल वाला कर दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज पढ़ने को मिलेगी, आपने ध्यान नहीं दिया एक शब्द पे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ पढ़ो, यहाँ पर लिखा हुआ है अपीलेट ऑर्डर और ओरिजिनल ऑर्डर। अपीलेट ऑर्डर कहां से आते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई अपील गई हो उसकी भी आप अपील करवा दो, ये तो अपीलेट ऑर्डर होगा है। और दूसरा ओरिजिनल ऑर्डर कौन सा हुआ, जिसका जुरिसडिक्शन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन था उस केस को सुनने का, उसने कोई सेंटेंस में केस के अंदर क्या किया, एक्विटल कर दिया, तब उन्होंने हाई कोर्ट में ऐसी अप्रोच किया। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, नॉट बीइंग एन ऑर्डर अंडर क्लॉज ए, अगर किसी भाई क्लॉज ए के अंदर आएगा तो वहां
जाना चाहिए, तब जाकर के हो गया। इसका मतलब कोर्ट ऑफ सेशन ने डिसीजन दिया हो तब जाएगा यहाँ पर, या कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा कोई ऑर्डर है जिसकी अपील सुनी हो उसके अंदर आ जाए। दोनों चीजें आ गई ना इसके अंदर, तब जाकर के स्टेट गवर्नमेंट ऐसा डायरेक्शन दी। और हाथ यहाँ पर ये भी लिखा और चीज का जोड़ दी इसमें, ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय द कोर्ट ऑफ सेशन इन रिवीजन। अब रिवीजन के केस में कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा एक्विटल किया गया है किसी को, तो उसको भी छोड़ दें, उसके अंदर भी आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब देख ये बात समझ में आई कि क्लियर है चीज? बताओ आशा जी, बताओ क्लियर है चीज? अब देखिए यही चीज जो आपने पहले अभी 377 में पढ़ी थी, इस सेक्शन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था ना, उसी प्रोविजन को वापस से दोहरा दिया गया है। क्या कह रहा है? बस कंसेप्ट कहां पर इनमें डिफरेंस क्या दोनों में? एक किसके रिगार्डिंग थी? सेंटेंस तो दी जा रही थी, लेकिन इनएडिक्वेट सेंटेंस थी। और इसमें डिफरेंस क्या था 378 में? हाँ, इसको एक्टिविटी कर दिया सीधा, तो फिर 378 में और इनएडिक्वेसी के केस में 377, इतना ही डिफरेंस है और सेम प्रोसीजर है। देखो इसमें क्या बता रखा है, ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड बाय एनी केस, और वो इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली पुलिस, ये अंडरलाइन कर लेना इसका नाम, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने क्या किया था? कोई इन्वेस्टिगेशन की, या किसी अदर एजेंसी बहुत सारी है, जैसे एनआई क्या बोलते हैं, वो जो अभी इनकम टैक्स की जो रेड करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करती है इसी तरीके की, तो उनके द्वारा अगर कोई ऐसा किया गया, जैसे अभी पीएफआई के ऊपर कोई और एजेंसी काम कर रही थी ना, ईडी नहीं थी, ईडी करप्शन में लगती है, और उसका नाम था एनआई ऐसे कुछ एजेंसी थी, नेशनल पता नहीं, तो वो एक एजेंसी थी जो जिसने पीएफआई जो थी उसको बैन करवाने में पूरा सहयोग करा, तो कोई ऑर्डर दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अब जैसे ही एक्विटल कर दिया गया ऐसे व्यक्ति को, ऑर्डर ऑफ एक्विटल दिया ना, तो अंडरलाइन कर लो चाहे आप ऊपर, ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड, और फिर इसके नीचे जैसे ही ऐसा ऑर्डर ऑफ एक्विटल दिया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भड़क गई, कैसे छोड़ दिया ऐसे व्यक्ति को, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में लिखा हुआ है ना, तो में को अंडरलाइन करें, वहां पर उनके पास डिस्क्रिप्शन है, कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन नंबर 3, सबसेक्शन नंबर 3 के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए वो क्या कर सकता है? डायरेक्ट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और किस बात के लिए करेगा? अपील करवाएगा ना, और अपील कहां करवाएगा? या तो कोर्ट ऑफ सेशन में, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने ऐसा कुछ किया है, और देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट कौन सा है जिसने किस केस में ऐसा एक्विटल किया है किसी को, कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल, उस ऑफेंस के, तब उसकी अपील हो। कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन से नीचे होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरा, हाई कोर्ट में अपील कब जाएगी? बोलो, हाई कोर्ट में अपील कब जाएगी? हाई कोर्ट में तब अपील जाएगी जो हाई कोर्ट से नीचे की ऑर्डर, अभी तो बताया, कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई सेंटेंस ना देकर के उसे एक्टिव कर दिया किसी व्यक्ति को, तो कोर्ट ऑफ सेशन की अपील हाई कोर्ट में हो जाती है, तो हाई कोर्ट में तभी तो जाएगी। तो कोर्ट ऑफ सेशन या कोई अन्य कोई है, तो वहां पर दोनों चीज लिखी हुई ना, ओरिजिनल और अपीलेट जुरिसडिक्शन, उस केस में ऐसा होगा। मनीषा जी, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो फिर से यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया कि नॉट बीइंग एन ऑर्डर क्लॉज इन, एक पॉइंट कौन सा था अपना? कोर्ट ऑफ सेशन वाला था ना, इसी का, इसी सबसेक्शन का। तो इसके अंदर क्या लिखा था कि कोर्ट ऑफ सेशन में कौन से केस जाते हैं? केवल नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल, और कोर्ट ऑफ सेशन में जो जा सकते हैं मतलब उससे नीचे वाले। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में तो वही केस जाएंगे जिनकी अपील होती हो,
और अपील और ओरिजिनल ऑर्डर दिया जा रहा हो, क्या हुआ है ना, देखो वहां पर लिखा हुआ फ्रॉम एन ओरिजिनल एंड अपीलेट ऑर्डर ऑफ एन एक्विटल पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अलावा होना चाहिए, तो हाई कोर्ट से नीचे की बात कर रहा है ना, जब तो अपील जाएगी हाई कोर्ट में। अब ये ओरिजिनल अपीलेट कोर्ट का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो अपीलेट कोर्ट कौन सा है, कोर्ट ऑफ सेशन, उसने ही कोई ऑर्डर दे दिया, तो उस जो ऑर्डर दिया वो एक्विटल कर दिया उसको उसमें, समझा? तो जैसे ही उसने एक्विटल कर दिया तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, अपील दोबारा से कर सकते कि नहीं कर सकते, हाई कोर्ट में कर दो। एक तरीके से कहें तो सेकंड अपील हो रही है ना ये। इसकी इस लाइन का क्या मतलब फिर, ये दोष मुक्ति के ऐसे आदेश जो पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित किया, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, सेशन कोर्ट ने पुनरीक्षण में आदेश किया है, उसकी हाई कोर्ट में अपील हो रही है, इसका क्या मतलब है? हाँ वाली लाइन देखिए इसका मतलब यही है कि कोर्ट ऑफ, देखिए सपोज करो आपने कोई सेंटेंस सुनाई, किसने सुनाई सेंटेंस, कोर्ट ऑफ सेशन ने सुनाई, कोर्ट ऑफ सेशन से नीचे वालों ने, क्योंकि रिवीजन कोर्ट ऑफ सेशन है ना पे, तो किसी मजिस्ट्रेट ने सुनाई। अब वो मजिस्ट्रेट के पास जब रिवीजन के बारे में सेक्शन 397 पढ़ोगे आप, तो वहां पर आपको दो चीजें मिलती है। जब लीगलिटी के बेस पे कोर्ट को लगा कि आउट ऑफ जुरिसडिक्शन जा रहा है सिलेबस, ठीक है, सेंटेंस नहीं सुना सकते थे, अब वहां पर उन्होंने उस क्वेश्चन को सुना और उनको लगा कि यार इसको तो एक्विटल कर देना चाहिए, उसने तो नीचे वाले ने तो दी सेंटेंस और इसने क्या कर दिया, उसे एक्विटल कर दिया। अब जैसे ही उसने एक्विटल करा तो ये क्या कहता है बार बार कि जैसे ही एक्विटल करेगा तो कोर्ट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके पास स्टेट गवर्नमेंट पास क्या आ जाती है, पावर आ जाती है, और वो क्या करेगा उस केस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहेगा कि भाई इस अक्यूज को तो सजा होनी चाहिए, इसको छोड़ के से दिया इन्होंने, और क्या करवाएगा उससे, अपील ही करवाएगा ना, बस क्लियर। तो अब ये सबसेक्शन नंबर 2 में इस तरीके की बात कहती है। अब देखिए सबसेक्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है, नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन नंबर 2 शैल बी एंटरटेन एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उनको किसी भी तरीके की कोई अपील करनी है उनके अंदर, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आपके पास अपील करना चाहते हैं इस केस में, तब जाकर के ही अपील हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? इसलिए ही वहां पर लिखा हुआ था, आपने अगर पढ़ा हो सबसेक्शन 1 का प्रोविजन, वहां पर क्या लिखा हुआ था, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड 5, कि 3 और 5 की जो प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखते हुए ही आप अपील कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट के प्रोविजन बता दिया ना स्पेशली ने कि हाई कोर्ट में जब भी कोई अपील जाएगी तो उसके लिए हाई कोर्ट से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट के लिए ये सेशन कोर्ट में जो अपील जाती है उसके लिए नहीं है? नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए नहीं होती, तो हाई लेवल का हो गया ना, तो उसको तो जब भी कभी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से भी वो भेजती है तो उनको परमिशन लेनी पड़ती ऐसे केसेस। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसेक्शन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसेक्शन। अब देखिए सबसेक्शन नंबर 4 क्या कहता है ऐसे केस, देखिए ये कहता है कंप्लेंट के बारे में। अभी आपने क्या पढ़ा, आप ये पुलिस रिपोर्ट समझ सकते हो, जितने भी आप केसेस पढ़ रहे थे एक तरीके से एफआईआर हुई है या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करवाई है, उनके आधार पर समझ के चलो सब केसेस। लेकिन सबसेक्शन नंबर 4 जो है वहां पर आप लिख सकते हो कंप्लेंट के बेसिस पे केस जो जहां पर आप, सपोज करो कोई कंप्लेंट किसी ने करी, अब कंप्लेंट की किसने, कंप्लेनेंट ने, कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट करी उसके आधार पर क्या हो गई, किसी व्यक्ति को एक्विटल कर दिया गया, तो एक्विटल किया तो अब क्या उसकी अपील हो सकती है, क्या कर सकते हो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, अंडरलाइन करो ऑर्डर ऑफ एक्विटल is passed by in any case instituted upon a complaint, किस पे करा गया है, कंप्लेंट के बेसिस पे किया गया है, करेगा कौन, कंप्लेनेंट ही करेगा। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस केस में अगर हाई कोर्ट में ऐसी एप्लीकेशन जा रही है तो कंप्लेनेंट जो है वो अपनी एप्लीकेशन देगा,
किसको देगा? हाई कोर्ट में भेजेगा और उनसे क्या लेगा? स्पेशल परमिशन मांगेगा। कहेगा कि साहब मैं आपके पास कंप्लेंट करना चाहता हूँ। कंप्लेंट तो क्या करेगा? अपील करना चाहता हूँ। कंप्लेंट तो उसने पहले कर दी थी, उसमें उसको एक्विटल कर दिया। किसको? दूसरी पार्टी को, कंप्लेनेंट की दूसरी पार्टी जो थी अक्यूज को, उसको छोड़ दिया उन्होंने। तो उसने कहा कि भाई हाई कोर्ट में जाना चाहता हूँ। हाई कोर्ट के पास गया, उसने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देने के बाद परमिशन मांगेगा कि मैं आपके पास क्या करना चाहता हूँ? अपील फाइल करना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे केस में अपील फाइल करने के लिए आएगा। तो कंप्लेनेंट क्या कर सकता है ऐसे केस में? मे प्रेजेंट सच एन अपील टू द हाई कोर्ट। अगर वो परमिशन दे देता है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ये सबसेक्शन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा। इसमें 3 पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। सबसेक्शन नंबर 5 के बारे में आपने पढ़ा ना, 3 और 5 दोनों पढ़ रहे हैं प्रोविजन। इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है कि सपोज करो आपको परमिशन तो दे दी, किसने दी? कोर्ट में दे दी, लेकिन आपका 6 महीने हो गए, आप कभी अपील ही लेके नहीं आए उसके रिगार्डिंग। भाई परमिशन ही तो ली थी आपने, अपील थोड़ा करी थी उस टाइम पे। परमिशन लेना और अपील करना दोनों अलग अलग चीजें कि नहीं? तो आपको परमिशन तो दी, लेकिन 6 महीने हो गए, आप अभी तक अपील ही नहीं करी उस केस में। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? वो कंडीशन है यहाँ पर, अगर वो कंप्लेनेंट कौन हो? पब्लिक सर्वेंट हो। तो आपने बहुत जगह देखा है ना, कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट भी होते हैं। कंटेम्प्ट के केस में भी देखा है, बहुत सारे और भी केसेस हैं उनमें भी होता है। तो वहां पर अगर एक पब्लिक सर्वेंट है तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड दे रखा है? 6 मंथ्स। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर चले जाता है तब तो उसकी अपील एक्सेप्ट हो सकती है, लेकिन उसके बाद का क्या होगा? अगर 6 महीने के बाद अगर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है तो फिर कर लेंगे ना एक्सेप्ट, लेंगे। और दूसरा, अगर कोई अन्य व्यक्ति हो पब्लिक सर्वेंट के अलावा तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड दे रखा है? इसे ध्यान रखना, ये दोनों ही चीजें आपसे पूछी जा सकती है 3 पॉइंट ऑफ व्यू। और ये कब से काउंट किए जाएंगे? जिस दिन से एक्विट किया गया था ऑर्डर। एक्विट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर ऑफ एक्विटल, उस दिन की डेट से, क्योंकि अपील तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है ना आपकी। देखो यहाँ पर कुछ शब्दों पर अंडरलाइन कर सकते हो आप सबसेक्शन पर 5 में, नो एप्लीकेशन को, और नो को किसके साथ जोड़ दो? शैल नॉट बी एंटरटेन बाय द हाई कोर्ट आफ्टर द एक्सपायर ऑफ 6 मंथ। 6 महीने बीत गए तब भी नहीं किया यहाँ पर, तो फिर क्लियर? अब देखिए सबसेक्शन नंबर 6, इसमें क्या बता रखा है? ये क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन अगर सबसेक्शन 4 में आपने दी है और एप्लीकेशन ग्रांट कर दी है, मतलब एप्लीकेशन आपने दी है किस बात के लिए? ग्रांट फॉर स्पेशल लीव। आप स्पेशल लीव मतलब परमिशन मांगना चाह रहे हो हाई कोर्ट से टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, एक्विटल इज रिफ्यूज्ड। लेकिन क्या कर दिया? आपकी ऐसी लीव को उन्होंने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। तो नो अपील फ्रॉम दैट ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल बी लाई अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। जनरल प्रोविजन बता दिया उन्होंने कि अगर आपको, अगर उन्होंने स्पेशल परमिशन नहीं दी तो आप फिर कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब वो आपको ऐसी ग्रांट करेंगे ना तो आपसे रिपोर्ट मांगते हैं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो, तो रीजंस मांगेंगे, और रीजन तो बेसलेस लगे तो फिर क्यों देंगे? उनको लग रहा है कि फ्रिवलेस हो रहा है और कोई दिक्कत आ रही है। क्लियर है जी? अब देखिए यहीं पर आपको 379 पढ़ने के लिए लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन बाय द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। देखो यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, और जब उसे कन्विक्ट किया गया है तो उसके पास क्या दे रखा है? अपील का राइट दे रखा है कि वो अपील कर सकते हैं वो लोग, लेकिन कुछ ही सर्टेन केसेस में कर सकते हैं। उस सर्टेन केसेस को अपील को अंडरलाइन कर दिया। तो ऐसे कौन से केस हो सकते हैं? तो पहला केस है आपका, देखो यहाँ पर देखो 2-3 चीजें दे रखी है।
हाई कोर्ट हैज ऑन अपील पर उसने क्या कर दिया, उसके पास अपील आई तो उसने क्या कर दिया, रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। कन्विक्शन कर दिया ना उसे, पहले तो उसे छोड़ा गया था, उसके पास अपील आई, उसने सजा दे दी उस केस में, तो वो भी तो कर सकता है। तो फिर कह रहा है यह कन्विक्टेड है, तो कह रहा है कि कन्विक्ट जब किया गया तो उसको सजा कौन सी दी, डेथ पेनल्टी दे दी। कहां तो एक्विटल कर दिया और उसे कहां उसे डेथ पेनल्टी दे दी सीधी, और दूसरा लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी हो। तो फिर ऐसे केस में या 10 साल या 10 साल से ज्यादा तक की सजा दे दी हो, तो फिर ऐसे केस में कहां पर जाएगा वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट में। और हम पहले पढ़ चुके हैं 374 बोलता है ना इसके बारे में, सबसेक्शन 1 374 का सबसेक्शन 1 यही बोलता है कि जहां पर अगर ऐसी कोई सेंटेंस दी जा रही है हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसकी अपील वो कहां कर सकता है, कन्विक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कर। अब देखिए 380 क्या कहता है, ये स्पेशल राइट दे रहा है अपील का, किसको देगा, अक्यूज को दे रहा है। अक्यूज को अपील का राइट दे रहा है क्योंकि उसको सजा दे दी उन्होंने, लेकिन कब कौन सी सिचुएशन में दे रहा है, जो सर्टेन केस है ना, उस सर्टेन केस की सिचुएशन बता रखी है इन्होंने नीचे। कह रहा है कि इस चैप्टर में कोई भी बात विरक्ति उसका कोई भी प्रभाव किसी बात पर नहीं पड़ेगा। किस बात पर नहीं पड़ेगा, इसके अंदर क्या सपोज करो बहुत सारे लोगों का ट्रायल चल सकता है कि चल सकता है, 223 में आप पढ़ते हो सेक्शन नंबर 223 है ना, ज्वाइंट ट्रायल के बारे में बात करता है जो, तो ज्वाइंट ट्रायल की जब बात करते हो तो आप ट्रायल चला रहे हो, सबके ऊपर एक जैसे आपने वो लगा दिया, चार्ज लगा दिया, तो आपने सजा भी दे दी। अब उनमें से किसी का ऐसा केस था उसको कम सजा के हकदार थे, तो उनके पास अपील करने का राइट नहीं, लेकिन कुछ उनमें से जो ज्वाइंट ट्रायल चला उनमें से कुछ लोगों के पास अपीलेबल ऑर्डर था, तो उसकी अपील की जा सकती थी। तो जब एक के पास ऐसा अपीलेबल राइट आ जाएगा ना, तो ऐसा माना जाएगा कि सबके पास वो अपील का राइट आ गया। देखो क्या लिखा हुआ है ना, मोर देन वन आर कन्विक्टेड इन वन ट्रायल, एक ट्रायल के अंदर बहुत सारे लोगों को लिया गया घसीटा है, तो उनमें से अपीलेबल जजमेंट कैसा था, वो अपीलेबल था, मतलब उसकी अपील की जा सकती थी, ऐसा जजमेंट था। और या ऐसा था कि उनमें से ऑर्डर हैज बीन पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच पर्सन, मतलब कुछ ही लोगों के ऊपर किया था, सपोज करो 5 थे, पांचों का साथ एक साथ ट्रायल चला दिया, लेकिन 3 जो लोग थे उनको तो अलग सजा दी और 2 लोगों को अलग सजा दी, लेकिन जो 3 लोग थे उनको जैसी सजा दी उसमें अपीलेबल ऑर्डर था, लेकिन 2 लोगों के लिए वो अपीलेबल ऑर्डर नहीं था, वो अपील नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में कहा कि जब 4-5 का एक साथ ट्रायल चलाया और 3 के पास अपील का राइट था, तो फिर 5 में से कोई भी एक जो है वो क्या कर सकता है, एक या सारे के सारे अपील कर सकते। कहानी नहीं होता। देखो मेरी बात, सपोज करो आप तीनों आप मुजरिम, ठीक है, आप अपराधी हो सारे के सारे, और आप में से आपको सेंटेंस दी 2 साल की, लेकिन इनके पास अपील का राइट नहीं। 2 साल की सजा में सोचो कि वो जजमेंट जो दिया गया अपीलेबल ऑर्डर नहीं कर सकते, या समरी केस के अंदर आता है वो जैसे 376 में बता रखा था, उसके अंदर अपील का राइट नहीं था इनके पास, या इन्होंने खुद ने ही प्ली कर ली थी गिल्टी, 375 कहता है इस बात के बारे में, तो इनको तो नहीं मिलेगा अपील का राइट, लेकिन आपका जो जजमेंट आपके ऊपर दिया था तो अपील का था। तो फिर ऐसे केस में आप में से कोई भी, उनके पास राइट नहीं था, लेकिन उनके पास राइट आ जाएगा क्योंकि जजमेंट जो दिया गया था वो कैसा था, अपीलेबल था, आप 2 के ऊपर तो था, तो उनको भी उस तरीके का राइट था। इसलिए हमें लिखा हुआ है ऑल और एनी ऑफ द पर्संस कन्विक्टेड एट सच ट्रायल शैल हैव अ राइट ऑफ अपील। ये जो हैव राइट ऑफ अपील लिखा हुआ है ना, शेयर लिखा हुआ है इसके साथ, कंपलसरी होता है। आगे सुनिए, अब देखिए 381 अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड। आपने अभी तक क्या क्या चीज देखी थी, आपने 23 चैप्टर जब पढ़ा था तो उस 23 चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, वहां पर जो भी इंक्वायरी और ट्रायल हो रहे थे उनके एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं इसके बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कैसे अटेंडेंस होगी उसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 22 में पढ़ा था। लेकिन यहां पर इस सेक्शन में क्या बात की गई है कि जब कोई ऐसी अपील किसी कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, तो जजमेंट कंप्लीट हो गया था, आपने देख लिया ना सारा कुछ,
वहां तो प्रोसीजर कंप्लीट था। लेकिन अगर ऐसी कोई कंप्लेंट कहां जाती है, कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है, तो वो कैसे सुनेगी उस केस मैं कुछ तो कह रहा है कि पहली बात तो अपील कैसे होगी कोर्ट ऑफ सेशन में, 374 में जाना पड़ता है अपील में, तो कोर्ट ऑफ सेशन में तब जाएगी। लेकिन कह रहा है कि सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखें, तो इसका मतलब स्पेशल बात बता रखी होगी उसकी। तो क्या कह रहा है, अपील जब आप कोर्ट ऑफ सेशन में करोगे, कोर्ट ऑफ सेशन जज के सामने करोगे, तो वहां पर उसको सुनने वाला कौन हो सकता है, या तो कुछ सेशन जज हो सकता है या उसकी जगह एडिशनल सेशन जज, क्योंकि उन दोनों के पास सेम पावर होती है कि नहीं होती। लेकिन बड़ा कौन होता है उन दोनों में से, सेशन जज ही होता है, क्योंकि वो एडिशनल है, तो उसको ऑर्डर जो है एडिशनल को भी सेशन जज दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि दे सकता। लेकिन असिस्टेंट सेशन जज भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया क्या? कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं ऐसी चीजें हम? सेक्शन नंबर 9 और 10 में पढ़ते हैं ना। सेक्शन नंबर 9 जो है आपको कोर्ट ऑफ सेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और 10 बताता है असिस्टेंट के बारे में। वहां पर इस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि वो दोनों तो एक से सेम पावर रखते हैं, लेकिन सेम पावर रखने के बावजूद भी उसके पास ज्यादा पावर होती है, किसके पास? सेशन जज के पास। इसलिए इसने ऐसा लिख दिया कि चाहे कोर्ट ऑफ सेशन हो या सेशन जज हो, वहां पर उसको सुनने वाला सेशन जज भी हो सकता है या एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है। क्लियर? दूसरा देखिए, लेकिन इसने क्या कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं, अगर वहां पर ऐसा अपील अगर किसी कन्विक्शन के खिलाफ की गई है किसी मजिस्ट्रेट के पास, और वो मजिस्ट्रेट कौन था? सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट था, उसने कोई कन्विक्शन ली, तो आपने पहले पढ़ लिया था ना इस चीज के बारे में। तो 374 क्या बता रहा था कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि कोर्ट ऑफ सेशन से लोअर का होगा, वो सारे मजिस्ट्रेट की अपील कहां जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन में तो जाएगी, तो कोर्ट ऑफ सेशन में पहुंच गई नहीं अपील। तो ये कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन में जो अपील जा रही है, तो अभी मजिस्ट्रेट कौन सा था यहाँ पे? सेकंड क्लास का, उसने कन्विक्ट किया किसी, और कन्विक्ट में अपील गई इसके पास कोर्ट ऑफ सेशन में। तो कह रहा है कि मे बी हर्ड और डिस्पोज ऑफ बाय एनी असिस्टेंट सेशन जज और सीजे। उसे कौन कौन सुन सकते हैं? सीजेएम भी सुन सकता है, और रूबाई जो है नहीं, तो क्या हो गया इसका? तो बताओ, एक्सेप्शन बन गया ना, अपवाद बन गया ऊपर का। 374 तो कुछ कह रहा था, लेकिन इसने उसकी बात गलत कर दी। इसने कहा कि अगर ऐसा कोई मजिस्ट्रेट जो है ऐसी कोई चीज देता है, तो वहां पर सीजीएम भी सुन सकता है, और दूसरा असिस्टेंट सेशन जज के पास भी इस तरीके की पावर आ जाती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। क्लियर? सबसेक्शन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है कि ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोर्ट ऑफ सेशन के सेशन जज ही या एडिशनल सेशन जज ही सुन सकता है। ये कह रहा है कि एडिशनल सेशन जज हो या असिस्टेंट सेशन जज हो या सीजीएम हो, ये केवल तब ही सुन पाएंगे किसी केस को, ऐसे केस को, जबकि सेशन जज उसी डिवीजन का सेशन जज उनको कह नहीं दे। अगर स्पेशल ऑर्डर दे दे या कोई जनरल ऑर्डर दे दे कि भाई मेरे केस को तुम सुन लो, केस तो किस पे जा जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन पे जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन के पास ज्यादा बर्डन है, वो कह रहा है कि मेरे पास जो भी केस आएंगे आपसे ये सुने, तो सुन सकता है कि नहीं सुन सकता? यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल और स्पेशल ऑर्डर, अंडरलाइन कर सकते हो सब। और दूसरा, ऐसा पावर हाई कोर्ट के पास होगी कि नहीं होगी? तो हाई कोर्ट भी ऐसे केस में इन लोगों को कह सकता है। किस किस को कह सकता है? एडिशनल सेशन जज को। अब देखो, अंतर समझ में आ गया ना? क्या लिखा हुआ था? सेशन जज जो है वो जनरल ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर दे रहा है, किसको दे रहा है? एडिशनल सेशन जज को। इसका मतलब पावर किसकी हो गई ज्यादा बड़ी? सेशन जज की हो गई ना? अच्छा जी, समझ में आ रहा है? ठीक। और हाई कोर्ट का तो समझ में आ रहा है, हाई कोर्ट तो हाई पावरफुल, तो वो किसी इनमें से किसी को भी दे सकता है सेशन कोर्ट में, वो भी अपनी तरफ से ऐसे कोई डायरेक्ट कर सकता है कि कौन सी जगह से। फिर आप देखिए, ये दो प्रोविजन सबसेक्शन नंबर 382 और 383 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि अपील कैसे की जाएगी। अगर अक्यूज जो है वो अगर कोई अपील करना चाहता है किसी केस में, तो वो कैसे कर सकता है? तो कह रहा है खुद भी कर सकता है, और कैसे करेगा? लीडर भी थ्रू कर देगा। लेकिन जो अपील होगी वो हमेशा कैसे होगी? इन राइटिंग में होगी, और प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ पिटीशन होगी, पिटीशन के तौर पर होगी, और वो भी राइटिंग में। क्लियर? और आगे क्या कह रहा है
कि जब तक कि कोई कोर्ट जो है स्पेशली डायरेक्ट ना कर दे तब तक ऐसे अपील के लिए जजमेंट ऑर्डर की कॉपी देनी जरूरी नहीं हो। मतलब सॉरी, जनरली क्या होगा कि इस पे जब भी कोई आप अपील करोगे तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, जजमेंट की कॉपी लगानी पड़ती है, ऑर्डर जिसके खिलाफ आप अपील करना चाहते हो उसकी कॉपी उसके साथ अटैच करके देनी पड़ती है। ना कि जब जजमेंट होगा तभी तो आप अपील करोगे उसकी, या ऑर्डर जिसके खिलाफ अपील करना चाहते हो तो उसकी अटैच करनी पड़ेगी ना आपको। आप बताओगे तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल रूल तो ये है कि जब भी आप अपील करो तो उसके साथ अटैच करो इन चीजों को। लेकिन और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अनलेस कोर्ट टू व्हिच इट इज प्रेजेंट अदरवाइज डन, जिसके सामने आप इसको अपील को प्रेजेंट करना चाह रहे हो अगर उसने मना कर दिया हो आपसे तो देने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि उसको या तो पता है पहले से उस केस के बारे में, अभी तो मना कर रहा होगा आपसे। क्लियर। क्रिएटिवली प्रोसीजर व्हेन appellant is in jail। अब सपोज करो आपने पहले पढ़ लिया था कि ऐसे कोई व्यक्ति जो है अगर वो ज्यादा ही खतरनाक है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसे जेल में रख सकते हैं और वहीं पर उसको सजा भी दे सकते हैं और उसको निकालने की जरूरत नहीं है, इंक्वायरी वहीं चल रही है, सबका वहीं चल। तो अगर ऐसा व्यक्ति सपोज करो जेल में कर दिया हो, जेल में बंद कर दिया हो, आपने पहले भी इस चीज के बारे में पढ़ रखा है कि आपने जब सेंटेंस ऑफ डेथ के बारे में पढ़ा था 366 के बारे में, तो वहां पर सबसेक्शन नंबर 2 जो है उसका क्या कह रहा था, कह रहा था कि जब कंफर्मेशन कर रही हो हाई कोर्ट के द्वारा तो उस टाइम पर कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या कर दिया था, हाई कोर्ट के पास सबमिट के लिए भेजा था 366 कि वो कंफर्म कर दे उसे। लेकिन उस दौरान उस व्यक्ति को कहां रखना था, कि उसको कस्टडी में रखना था ना, तो कस्टडी का मतलब जेल था। तो अब यहां पर वो व्यक्ति सपोज करो जेल में पड़ा है और उसे करनी है उसकी अपील, कंफर्मेशन के खिलाफ तो अपील की जा सकती है, नहीं की जा सकती। तो अब वो करना चाहता है अपील, कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अब वो अपील कैसे, जेल में बंद है वो कैसे करेगा अपील, तो वो कहेगा जेलर है। देखो क्या लिखा हुआ है, मे को ही मे लिखा हुआ है ना, मे का मतलब ही का मतलब अक्यूज है और मे मतलब उसके पास डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो पिटीशन अपील की पिटीशन लगा सकता है, लेकिन उस अपील की पिटीशन को प्रेजेंट तो करे, लेकिन किसको देनी पड़ेगी उसको कॉपी, उसकी जेलर को देनी पड़ेगी। जिस जेल के अंदर वो बंद है और उसका इंचार्ज जिसके पास है उस जेलर को वो कॉपी दे दे और वो क्या करेगा, आगे उसे खुद ही फॉरवर्ड करेगा। कौन करेगा, जेलर कौन करेगा। क्लियर ये चीज, किसको करेगा, अपीलाट को जिसमें उसकी अपील चल। अब 384 देखिए, समरी डिसमिसल ऑफ अपील, अपील की जहां पर अपील जो है उसको समरी का मतलब यहां पर वो समरी ट्रायल नहीं है, समरी के का मतलब क्या है, पर उसको जैसे ही पढ़ा हाथ किया तुरंत क्या कर दिया उन्होंने, रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया, कह रहे इसमें कोई ग्राउंड ही नहीं, क्यों बना दिए ऐसी अपील, अपील कैसे कर दिएगा। तो समरी का मतलब है कि संक्षिप्त में पढ़ के उसको आप खत्म कर दिया। सही कह रहा हूं क्या आशा जी। चलो आगे देखिए, यहां पर क्या रखा है 382 और 383 लिखा हुआ है ना। 382 किसके रिगार्डिंग था, कि अपील कैसे की जानी थी। तो आप क्या कर रहे थे, या तो खुद कर रहे थे या प्लीडर के थ्रू कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। 383 क्या कह रहा था, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 382 जो है वो जेल अपीलेंट के लिए और प्लीडर के लिए यूज होती है और 383 किसके लिए यूज होती है, जेलर के लिए। तो तीन लोगों के बारे में इन सेक्शन में बताते हैं ये चीज। अब यहां पर क्या बता रखा है इन्होंने, अपीलाट कोर्ट जो है अगर उसको कोई ग्राउंड नहीं लगता है, नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर फॉर इंटरफेयरिंग, उन्होंने देखा कि भाई जो लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बिल्कुल सही, उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा। लेकिन कह रहा है प्रोवाइजर इसका जो कहता है कि जो ऐसी अपील होगी उनको किन आधारों को ध्यान में रखते हुए ही डिसमिस किया जाएगा। सबसे पहले डिसमिस करने से पहले रीजनेबल अकाउंटेबिलिटी लेगा नहीं लेगा, उसको आप देगा ना रीजनेबल अकाउंट, ये बताओ क्यों नहीं करें इसे डिसमिस, पूछेगा। तो क्या लिखा हुआ देखिए, अगर 382
की है, मतलब किसने की है? अपीलेंट ने करी है या उसके प्लीडर ने करी है। तो अपीलेंट जब ही कर सकता है जब वो बेल पे हो, छोड़ रखा हो तो कर सकता हो, इसका मतलब कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है, तो उससे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती। लेकिन 380 में कौन, 383 में कौन करता है? जेलर भेज रहा है। तो ऐसे ग्राउंड में जब उसको वो डिसमिस तो कर सकता है, लेकिन उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा, किसको देगा? अपीलेंट को। अगर कि उसे लग रहा है कि उसे छोड़ा जा सकता है, बाहर निकलवाया जा सकता है और अपने कोर्ट में बुलवाया जा सकता है, तब तो देगा, नहीं तो क्योंकि उसकी वजह से सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो क्यों छोड़ेगा? उसे मना कर देगा छोड़ने के लिए, कहेगा मेरे को अपील नहीं करनी। या उसको जब ऐसा लग रहा है कि वो अपील जो कही गई है वो कैसी है? फ्रिवलेस है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जो इनकन्वीनियंस हो या डिसप्रपोर्शनेट हो। अंडरलाइन कर लें शब्दों को। पहला कौन सा था 383 के लिए? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, दूसरा फ्रिवलेस और तीसरा इनकन्वीनियंस। और जो अक्यूज इन कस्टडी लिखा हुआ है उसके लिए यूज किया गया है अगर वो अक्यूज कस्टडी में है ऑलरेडी, और इनकन्वीनियंस और डिसप्रपोर्शनेट हो सकता है उसकी वजह से, फिर ऐसे केस में अपील को क्या कर सकता है? वो डिसमिस कर देगा, नहीं सुनेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी तो फिर भी देने की कोशिश करी थी उसने, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी थी नहीं कि उसके अपील सुने। और चौथा आता है आपका, जहां पर टाइम पीरियड ये एक्सपायर हो गया तो फिर अपील सुनेगा क्या? कर देगा। तो इस तरीके से आपके 3 ग्राउंड हो गए। अब चौथा देखिए, ये कह रहा है कि जब भी ऐसी अपील जो है, अभी अपील की प्रक्रिया जब भी पूरी जब भी डिसमिस करेगा, तो जब भी डिसमिस करने से पहले क्या करेगा? सबसे पहले रिकॉर्ड्स मंगवाए, केस के रिकॉर्ड क्या क्या रहे हैं उसको लेकर के पहले सुनेगा तो सही ना, रीजनेबल चीज तो देखेगा कि क्या क्या चीज हेल्ड हुई है उसके अंदर, उन सब चीजों को देख के मंगवा करके फिर ही जा करके करेगा, नहीं तो बायसनेस नहीं हो जाएगी कि ऐसे कैसे कर दिया होगा। इसके खिलाफ तो एक्शन भी लिया जा सकता है, ऐसे मजिस्ट्रेट के खिलाफ या कोर्ट के खिलाफ। बना रहे हैं चीज ऐसा लिखा हुआ। आगे देखिए यहाँ पर अपीलेट कोर्ट जो है ऐसा जब करेगी, डिसमिस करेगी किसी अपील को इस सेक्शन के तहत, तो वो कौन हो सकती है? वो कोर्ट ऑफ सेशन भी हो सकती है और वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। और ये अगर दोनों हैं तो ये इनको क्या करने पड़ेंगे? अगर इन्होंने डिसमिस किया ऐसे केस को, राइट तो नहीं है इनके पास। देखिए ये कुछ चीजें अगर देख रहा है, इसने कहा कि मैंने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ली, ग्राउंडलेस तो बता दिया अपनी तरफ से, लेकिन इसको ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी पड़ेगी ना। क्या करेगा उस केस में? रीजन से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, बिना रीजन रिकॉर्ड करे डिसमिस ही नहीं कर सकते भी। इसलिए कह रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन और दूसरा कौन? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर किसी अपील उनके पास आई है और उस अपील को डिसमिस करना चाहते हैं तो उनको रीजन रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के पास तो पहले से पावर होती है, उसका तो जुरिसडिक्शन ही अपीलेट और ओरिजिनल दोनों होते हैं, और तो उसको रीजन रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा करना चाहता है तो वो बता भी सकते हैं, प्रोसीजर चलते हैं मतलब। क्लियर? सबसेक्शन 4 देखिए इसका। अभी कह रहा है कि 383 के अंदर आपने सपोज करो अपील प्रेजेंट करी, लेकिन उसको क्या किया? डिसमिस कर दिया, ठीक है। लेकिन आप अगर दोबारा अपील करना चाहते हो ऐसे केस में, देखो सबसेक्शन 4 के ऊपर स्टार लगा लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब आपका टाइम पीरियड तो निकल गया, या तो डिसमिस कर दिया, और डिसमिस की ग्राउंड क्या थे अपने पास? दो, बीओसी ने, देखो पीछे बीओसी 384 के जो सबसेक्शन 1 का बी और सी थे उनके अंतर्गत करना था। उसको लगा कि नहीं कर सकते, तो क्या थे? या तो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया हो या दूसरा कोई रीजन हो। लेकिन उस अपीलाट ने क्या किया? उसने क्या करा? दोबारा पिटीशन फाइल कर, पिटीशन फाइल कर दी, ठीक है। लेकिन उसको कोर्ट जब उसने ऐसी पिटीशन फाइल की तो कोर्ट कंसीडर करेगा क्या उसे? तो कोर्ट का ओपिनियन तक इसे कंसीडर करना ही नहीं है मुझे। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि 393 में कोई भी बात है, 393 को यहाँ पर अंडरलाइन करें, नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द 393। ये 393 का एक्सेप्शन है, हुआ है क्या? सबसेक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ
393 में कोई भी बात दे रखी है उसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है आपको,